नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आ जाइए आज के सेशन में। आप लोग क्लास नहीं आ पा रही थी साथियों कई दिन से, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे। इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि अभी हम लोग हैं। क्योंकि साथियों गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है इस चक्कर में, और अन्य भी काम थे मुझे, कई जगह जाना भी था, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी आप लोगों की। लास्ट सेशन में साथियों हम लोग गांधी जी पर बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग संविधान में पढ़ लेंगे या फिर इतिहास के पार्ट में पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी के चिंतन पर बात कर रहे थे कि भैया जो गांधी जी थे, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत क्या हैं। सबसे पहले तो हम लोग जाने साथियों कि जो गांधीवादी समाजवाद है, मैंने आपको बताया होगा कि जो गांधीवादी समाजवाद है उसका जो नाम है, उसका नाम है सर्वोदय। गांधीवादी समाजवाद का जो नाम है वो है सर्वोदय। और सर्वोदय का जो विचार है वो गांधी जी ने किससे लिया है? रस्किन की पुस्तक से लिया है। रस्किन की पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट। तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक से गांधी जी ने सर्वोदय का विचार लिया है मेरे साथी, ठीक है भाई। थोरो के दर्शन थे कि थोरो, तो थोरो के दर्शन से गांधी जी ने करबंदी और असहयोग, जो करबंदी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या ली है? प्रेरणा ली है। थोरो की एक पुस्तक का नाम है क्या है? एसे ऑन सिविल डिजोबलियंस। तो ये थोरो की पुस्तक का नाम है। जो गांधी जी हैं साथियों, गांधी जी ने टॉलस्टॉय से ईसाई अराजकता को ग्रहण किया। जो टॉलस्टॉय थे, टॉलस्टॉय को साथियों दार्शनिक अराजकतावादी या ईसाई अराजकतावादी, शांति अराजकतावादी के नाम से जाना जाता है। यानी प्रथम जो दार्शनिक अराजकतावादी थे वो टॉलस्टॉय ही थे। टॉलस्टॉय से ही शांतिवादी अराजकतावाद का विचार किसने ग्रहण किया है? तो गांधी जी ने ग्रहण किया है मेरे साथी, ठीक है भाई। गांधी जी के अहिंसक और असहयोग का जो आधार बना, अहिंसक असहयोग का जो आधार बना, वो टॉलस्टॉय का ही एक कथन बना। टॉलस्टॉय कहते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यही गांधी जी के असहयोग और अहिंसक का आधार बना था। मेरी बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई साथियों गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि गर्मी ने, ये समझ लीजिए, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए, तो उसके बाद मैंने आपको गांधी जी की कुछ पुस्तकों के नाम भी बताए होंगे। पुस्तकों में आप लोग देख लीजिएगा एक बार पुनः उठा करके अपना नोट्स। गांधी जी ने साथियों 1931 में कराची अधिवेशन में कहा कि एक दिन गांधी मर जाएगा और गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी जो थे साथियों, गांधी जी राजनीति में धर्म को लाना चाहते थे। यानी कि वो कहते थे कि धर्महीन राजनीति क्या है? फांसी का फंदा है। धर्महीन राजनीति क्या है? फांसी का फंदा है, जो आत्मा की हत्या कर देता है। यानी कि गांधी जी राजनीति में धर्म के समर्थक थे। राजनीति में धर्म के समर्थक थे गांधी जी। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? तो गांधी जी क्या थे? राजनीति में धर्म के समर्थक थे। और मैंने आपको क्या बताया होगा कि गांधी जी को क्या कहा जाता है? शांतिवादी अराजकतावादी के नाम से जाना जाता है। जो अराजकतावादी होते हैं, अराजकतावादी साथियों तीन चीज़ों का विरोध करते हैं। राज्य का विरोध करते हैं, संपत्ति का विरोध करते हैं, जो निजी संपत्ति होती है, और धर्म का विरोध करते हैं। इन तीनों का विरोध कौन करते हैं? तो अराजकतावादी करते हैं। लेकिन गांधी ठहरे शांतिवादी अराजकतावादी। तो शांतिवादी अराजकतावादी जो हैं वो टॉलस्टॉय हो गए, गांधी हो गए। ये किसका विरोध करते हैं? ये राज्य का और निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। राज्य का और निजी संपत्ति का विरोध करते हैं।
गांधी जी कहते हैं कि जो संपत्ति है, गांधी जी कहते हैं कि ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो निजी हो लेकिन उसका सार्वजनिक उपभोग हो। उसका उपभोग कैसा हो? सार्वजनिक हो। यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत था। गांधी जी जो थे साथी, मैंने आपको बताया कि धर्म के समर्थक थे और धर्म को तो इन्होंने राजनीति में भी प्रवेश करने के लिए कहा कि धर्महीन राजनीति क्या होती है? एक फांसी का फंदा होती है। ये बात किसने कही? तो गांधी जी ने कही मेरे साथी। गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि मैं बिना जल के, बिना वायु के जीवित रह सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा ईश्वर से विश्वास हटा दिया जाए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कौन कहते हैं? ये गांधी जी के मेरे साथी विचार थे। ठीक है भाई, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। गांधी जी जो थे साथियों, गांधी जी मानते हैं कि भाई जो हड़ताल है, हड़ताल केवल किसके लिए होनी चाहिए? पूर्ण रूपेण उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। हड़ताल कब होनी चाहिए? जब आपका कोई उद्देश्य हो, कहाँ भी हमें ये उद्देश्य पाना है, उस समय आप क्या कर सकते हैं? हड़ताल कर सकते हैं। और कैसी होनी चाहिए? अहिंसक होनी चाहिए, अहिंसात्मक होनी चाहिए। हिंसा के द्वारा आप हड़ताल नहीं करें। गांधी जी ने साथियों भारत के राजनीतिक आंदोलन में सत्याग्रह 3 रूपों में विकसित हुआ। यानी 3 रूपों में भारत की राजनीति में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। पहला असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये क्या थे? गांधी जी ने इन 3 रूपों में क्या किया? तो सत्याग्रह को विकसित किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए लिखना स्टार्ट करें साथ के साथ, क्योंकि समय अपने पास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई, तो कहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं? हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि भैया गांधी जी का कथन है कि मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि मैं बिना जल, बिना वायु के जीवित रह सकता हूँ, लेकिन यदि ईश्वर से मेरा विश्वास हटा दिया जाए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये बात कहते हैं। गांधी जी के अनुसार क्या है? गांधी जी कहते हैं कि हड़ताल केवल पूर्ण रूपेण उद्देश्य के लिए होनी चाहिए और यह अहिंसात्मक तरीके से होनी चाहिए। लिखिए, गांधी जी का मानना है कि हड़ताल केवल पूर्ण रूपेण उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। तो जो हड़ताल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूपेण उद्देश्य के लिए होनी चाहिए और अहिंसात्मक तरीके द्वारा होनी चाहिए। और तरीका कैसा हो? अहिंसात्मक तरीके द्वारा हड़ताल होनी चाहिए। मैं साथियों जरा इंक डाल लेता हूँ मार्कर में।
चलिए साथियों, तो मैंने आपको बताया कि जो गांधी जी थे, गांधी जी मानते हैं कि जो हड़ताल होनी चाहिए, हड़ताल का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, अहिंसात्मक तरीके से होनी चाहिए, हिंसात्मक उसका तरीका ना हो। गांधी जी ने साथियों भारत की राजनीति में आंदोलन में सत्याग्रह 3 रूपों में विकसित किया। लिखें, गांधी जी ने भारत की राजनीति में सत्याग्रह का प्रयोग 3 रूपों में किया। नंबर 1, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नंबर 3, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है भैया। तो गांधी जी ने भारत की राजनीति में सत्याग्रह का प्रयोग 3 रूपों में किया है। नंबर 1, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इन 3 रूपों में सत्याग्रह का प्रयोग किया है गांधी जी ने साथियों। गांधी जी के सत्याग्रह के साधन क्या क्या हैं? गांधी जी के सत्याग्रह के क्या चीज साधन क्या है भाई? गांधी जी के सत्याग्रह के साधन, सत्याग्रह के साधन क्या क्या है भाई? तो साधन में यदि मैं बात करूं, साधन कौन कौन से हैं? जैसे असहयोग आंदोलन। साधन में कौन कौन? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नंबर 3, उपवास हिजरत या देश त्याग। हिजरत को क्या बोलते हैं? देश त्याग के नाम से भी जानते हैं, है ना? धरना प्रदर्शन। ठीक है। अगला है हड़ताल। अगला है सामाजिक बहिष्कार। तो ये सब क्या है? ये गांधी जी के सत्याग्रह के साधन हैं। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपवास, हिजरत या देश त्याग, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार। ये क्या है? गांधी जी के सत्याग्रह के साधन हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के गुण क्या हैं भैया? गुण क्या हैं? गुण किसके? सत्याग्रह के गुणों की यदि बात करें, सत्याग्रह के गुण कौन कौन से हैं? जैसे भैया गुणों में इन्होंने बताया सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा यानी कि झूठ ना बोलना है, कोई भी बात झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो झूठ नहीं बोलना भाई साहब, कहते हैं सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।
अगला इन्होंने बताया निर्भयता होनी चाहिए। निर्भयता, किसी प्रकार का डर ना हो। निर्भयता, निर्भयता यानी कि डर न हो, डर ना हो। ठीक है, तो निर्भयता होनी चाहिए। अगला इन्होंने बताया कि भाई और क्या होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों पर काबू, इंद्रियों पर, इंद्रियों पर कंट्रोल या नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए। निर्धनता होनी चाहिए, निर्धनता। ठीक है, अहिंसा, ये तो भैया सबसे ही महत्वपूर्ण है, अहिंसा। तो गांधी जी के सत्याग्रह के गुण क्या हैं? सत्य निष्ठा होनी चाहिए। सत्याग्रह जब आप कर रहे हैं तो निर्भयता होनी चाहिए, किसी प्रकार का डर ना हो। आपकी जो मांग है, जिसके लिए आप हड़ताल कर रहे हैं, वो आप मांग पूरी कराएं। ब्रह्मचर्य होना चाहिए व्यक्ति कैसा? इंद्रियों पर क्या हो? काबू हो, उसका क्या हो? इंद्रियों पर काबू हो। निर्धनता यानी कि धन ना हो, धन न हो। भैया धन होगा तो खरीद लोगे तुम, भाई धन, अब तुम क्या कर सकते हो? किसी का बिना धन के हृदय परिवर्तन कर सकते हो? अहिंसा मतलब शांति पूर्वक, शांति पूर्वक काम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये क्या है? गांधी जी के सत्याग्रह के गुण हैं। ठीक है भैया, इतना बात आप लोग ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे आगे हम लोग अभी बात करते हैं। इसे हम लोग रफ करते हैं, आप लोग लिख लीजिए भाई। ठीक है, चलिए भाई मेरे साथियों, गांधी जी के सत्याग्रह के नियम क्या हैं? सत्याग्रह के नियम, सत्याग्रह के नियम क्या है? तो सत्याग्रह के नियम क्या है? गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह उस समय होना चाहिए, सत्याग्रह उस समय अपनाना चाहिए जिस समय अन्याय का विरोध करने के लिए और कोई साधन शेष ना हो, यानी कि तरीका ना बचे। तो मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह उस समय करना चाहिए जिस समय अन्याय का विरोध करने के लिए और कोई तरीका शेष ना रह जाए, उस समय ही आपको क्या करना चाहिए? सत्याग्रह करना चाहिए। दूसरा ने बताया कि सत्याग्रह के लिए एक न्यूनतम मांग रखनी चाहिए। सत्याग्रह के लिए क्या रखनी चाहिए? एक न्यूनतम मांग रखनी चाहिए, और जब तक वो मांग पूरी ना हो तब तक आप वहाँ पर क्या रखें? सत्याग्रह को कंटिन्यू रखें, सत्याग्रह चलता रहना चाहिए, जारी रखें सत्याग्रह को। सत्याग्रह का उद्देश्य क्या हो? सत्याग्रह का उद्देश्य मांग में किसी को पराजित करना नहीं है। जो सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह का उद्देश्य क्या होता है कि मांग में किसी को पराजित करना नहीं होता, बल्कि दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना होता है कि भैया आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हमारी मांग भी पूरी हो जाएगी, है ना। लिखें सत्याग्रह, सत्याग्रह का प्रयोग उस समय करना चाहिए, उस समय करना चाहिए जिस समय अन्याय का
विरोध करने के लिए और कोई साधन ना बचे, साधन ना बचे। अगला लिखें, सत्याग्रह में एक न्यूनतम मांग रखनी चाहिए और जब तक वह मांग पूरी नहीं हो जाती पूरी नहीं हो जाती तब तक सत्याग्रह जारी रखना चाहिए, सत्याग्रह जारी रखना चाहिए। ठीक है भैया, तो सत्याग्रह का उपयोग कब करना चाहिए? जब अन्याय का विरोध करने के लिए और कोई साधन ना रह जाए, ना बचे। सत्याग्रह में एक न्यूनतम मांग रखनी चाहिए और जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक सत्याग्रह जारी रखना चाहिए। लिखिए, सत्याग्रह का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। लिखें, तीसरा नंबर, सत्याग्रह का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। ठीक है भैया, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अरे हाँ या ना? उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बात समझ में आई है। साथियों जरा एक सेकंड आप लोग इंतज़ार कीजिए, 1 मिनट में अभी आया। चलिए भाई, आ जाइए अभी साथियों। तो मैंने आपको बताया सत्याग्रह के नियम क्या है। सत्याग्रह का पहला नियम है कि भैया जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह उस समय किया जाता है जिस समय अन्याय का विरोध करने के लिए और कोई साधन नहीं बचता है। लास्ट साधन क्या रह जाता है? सत्याग्रह ही रह जाता है, लास्ट ऑप्शन। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह में एक न्यूनतम मांग रखी जाती है और जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक सत्याग्रह जारी रखा जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया सत्याग्रह का नियम कि भैया सत्याग्रह जो होता है इसका उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं होता, बल्कि दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? गांधी जी का राज्य पर विचार की बात करें साथियों, भाई
जो भी विचारक आया सबने राजनीति का जो केंद्रीय विषय है, हम जानते हैं वो राजनीति का केंद्रीय विषय किसे कहा जाता है, वो राज्य को कहा जाता है। तो राज्य पर ही चिंतन होता है। जो चिंतक जो होता है वो चिंतन जो करता है वो राज्य पर करता है, क्योंकि राज्य क्या होता है, राजनीति का केंद्रीय विषय होता है, मुख्य विषय होता है। चिंतन वह करता है कि राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या है। इन सब बातों पर जो चिंतक होता है वो चिंतन करता है। तो ऐसे राज्य पर जो विचार होंगे वो गांधी जी के भी विचार होंगे। अरे हाँ या ना साथियों, ठीक है साथियों। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं जो अपनी एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी आने वाली है 28 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, यूपीपीएससी द्वारा। तो उसके लिए मैं एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस आप हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो निश्चिंत होकर साथियों तैयारी में लग जाइए आप लोग। एक नया बैच मैं लॉन्च करने वाला हूँ। आई थिंक मैं आपको 22 तारीख से, ये जो अभी 22 जुलाई है, 22 जुलाई से मैं आपको क्लास कंटिन्यू करनी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है भाई। हाँ तो साथियों बिल्कुल क्लास आप लोगों की होंगी, निश्चिंत होकर के आप अपनी तैयारी करिएगा। निश्चिंत रहें साथियों, एम चौधरी सर आपके साथ हैं और आपका अपना परिवार आपके साथ है। निश्चिंत रहिए साथियों, तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। और आप लोग यदि अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो भाई राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है 19 अगस्त से, शायद उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। उसके 19 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी आ जाएगा, जो जारी उसका हो जाएगा। तो उसमें आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों का संविधान का भी पोर्शन है, स्वतंत्रता है, न्याय है ना, और संप्रभुता है ना, राज्य के क्षेत्र उपगम पद्धतियाँ हैं, जो पहला ही चैप्टर है ना राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत का पोर्शन उसमें अच्छा खासा पूछा गया है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा हिस्ट्री के पोर्शन में। उसमें क्या है कि 9th और 10th के स्तर का आप लोगों से हिस्ट्री पूछ ली जाएगी, ज्योग्राफी पूछ ली जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पूछ ली जाएगी, और आपका पॉलिटिकल में भी पूछ लिया जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इनका सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, ज़्यादा है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। 10th स्तर का वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें 11th और 12th स्तर का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे, है ना। और उसमें दर्शन के बारे में पूछेगा, चिंतन के बारे में, और साहब आपका उसमें आपका शिक्षण, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की विधियाँ भी पूछ लेगा। और राजस्थान का कल्चर राजस्थान से करंट अफेयर, है ना, राजस्थान जीके वगैरह से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेगा। उसमें भी संविधान से पूछेगा। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 300 नंबर का होता है उसमें, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ जी, मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, एलटी ग्रेड के ऊपर भी बना दूंगा और राजस्थान सेकंड ग्रेड के ऊपर भी बना दूंगा। तो चलिए बात करते हैं गांधी जी का राज्य पर विचार क्या था। गांधी जी का राज्य पर विचार, गांधी जी का राज्य पर विचार, ठीक है भैया। गांधी जी का किस पर विचार, राज्य पर विचार। साथियों हम लोग जानते हैं जो गांधी जी हैं, गांधी जी को क्या कहा जाता है, शांतिवादी, अराजकतावादी कहा जाता है। शांतिवादी या साथियों ने दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अराजकतावादी, तो इनको क्या कहा जाता है, शांतिवादी, अराजकतावादी के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है भैया। तो जो शांतिवादी, अराजकतावादी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये राज्य का विरोध करते हैं, निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ठीक है।
ऐसी जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी ने भी राज्य का विरोध किया है, राज्य का विरोध किया गांधी जी ने। गांधी जी राज्य के विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य एक शोषणकारी संस्था है। इन्होंने भी मार्क्स की भांति, जैसे मार्क्स ने कहा कि राज्य का है, राज्य एक शोषणकारी संस्था है, इस राज्य को अमीरों ने बनाया है। अमीरों ने क्यों बनाया है? कि ये आसानी से विधि पूर्वक जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसका शोषण कर सके, इसलिए इन अमीरों ने राज्य को बनाया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य क्या, राज्य पूंजीपतियों की रचना है या पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। मार्क्स तो और भी कहते हैं कि जब तक वर्ग रहेगा तब तक राज्य रहेगा, और जब वर्ग समाप्त हो जाएगा, वर्ग के समाप्ति ही राज्य समाप्त हो जाएगा। और जब वर्ग समाप्त और राज्य समाप्त दोनों हो जाएंगे तो सभी व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर क्या हो जाएगा? साझा नियंत्रण हो जाएगा। उसे ही हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं साम्यवादी व्यवस्था। यानी साम्यवादी व्यवस्था में ना तो राज्य रहता है, ना ही वर्ग रहता है। उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण रहता है, सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार धन पाते हैं। ये बात कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने भी साथियों राज्य का क्या किया था? विरोध किया था कि भैया ये भी क्या है? शोषणकारी संस्था है। उन्हीं के तरह गांधी जी ने भी राज्य का विरोध किया, राज्य को शोषणकारी संस्था बताया। गांधी जी कहते हैं कि राज्य के पास पुलिस और सेना होती है, पुलिस और क्या होती है? सेना होती है, जो हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। जो किसको बढ़ावा देती है? हिंसा को बढ़ावा देती है। राज्य के हिंसात्मक होने के कारण गांधी जी ने राज्य का क्या किया है? विरोध किया है, राज्य का विरोध किया है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के पास आत्मा होती है, लेकिन राज्य क्या होता है? राज्य आत्मविहीन होता है। राज्य में आत्मा नहीं होती, व्यक्ति में आत्मा होती है। इसलिए राज्य, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, राज्य का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये गांधी जी के विचार हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक लिखें गांधी जी का राज्य पर क्या विचार था। गांधी जी जो थे, गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में इनको हम जानते हैं। लिखिए, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, कहा जाता है। तो गांधी जी को क्या कहा जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी जो है, गांधी जी राज्य का विरोध करते हैं। गांधी जी मार्क्स की तरह राज्य का विरोध करते हैं और कहते हैं कि राज्य के पास पुलिस और सेना होती है, राज्य इन्हीं के द्वारा शोषण करता है। गांधी जी राज्य के हिंसात्मक होने के कारण उसका विरोध करते हैं। तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी मार्क्स की तरह क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं।
गांधी कहते हैं कि राज्य के पास पुलिस और सेना होती है और इन्हीं के द्वारा राज्य क्या करता है, शोषण करता है। गांधी राज्य के हिंसात्मक होने के कारण इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं और राज्य का अंत करना चाहते हैं, राज्य का अंत कर देना चाहते हैं। ठीक है भैया, आगे लिखें। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास आत्मा होती है, लेकिन राज्य के पास लेकिन राज्य क्या होता है, लेकिन राज्य आत्मा विहीन होता है, आत्मा विहीन होता है। ये किसके विचार हैं, ये गांधी जी के विचार माने जाते हैं। गांधी जी जो थे साथियों, गांधी जी संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी थे, संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी थे गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि भैया जो संसदीय प्रजातंत्र है, यानी कि जो आप प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, कहाँ पर प्रतिनिधि आप चुन करके भेजते हैं, कहाँ पर लिखते भैया, आप विधायिका में भेजते हैं, सुनते रहिएगा, आप कहाँ भेजते हैं, विधायिका में भेजते हो। विधायिका जो होती है भैया, वो केंद्र की विधायिका अलग होती है और राज्य की विधायिका अलग होती है। ठीक है भाई, तो गांधी जी कहते हैं कि जो आप जो विधायक और सांसद चुन करके भेजते हैं, वो क्या है, वो उनका विरोध करते हैं। कहते हैं गांधी जी कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इनको वोट दे करके ये लोग कहाँ बैठेंगे, न कानून बनाने में, मतलब कानून बनाने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है इनको, एक जगह मतलब जा कर के बैठ जाते हैं ये लोग, और आम जनता की कोई बात ही नहीं सुनता, आम जनता की कोई बात ही नहीं सुनता। इसलिए गांधी जी ने साथियों ग्राम पंचायत का भी विचार दिया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो 1992 में क्या किया गया था, 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था इसी के चलते, क्योंकि गांधी जी क्या थे, गांधी जी संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी थे, यानी कि इन सांसदों के विधायकों के क्या थे, विरोधी थे कि भैया ये आम जनता तक देखते नहीं है, इनकी आम जनता की पहुंच है क्या, अरे हमारी पहुंच है विधायक सांसद तक, नहीं है भैया, नहीं है। तो पूछा गांधी जी से कि आप क्या चाहते हैं, कि ऐसा करो स्थानीय लेवल की सरकार बनाओ, स्थानीय स्तर की सरकार, यानी तीसरे स्तर की सरकार बनाओ, इन्हें ग्राम पंचायत कहा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नगर पंचायतें वगैरह होंगी। इसलिए 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया। और आप लोग अपने प्रधान के यहाँ जाते हैं, मुखिया के यहाँ जाते हैं, नगर पंचायत जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है ना, नगर, और आपका मेयर होता है, इन सब के पास जाते हैं तो आसानी से आप लोग पहुँच सकते हैं। विधायक सांसद तक आपकी मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लोग तो अपने आप को यमराज का दूत समझते हैं। यही लोग तो बताते हैं किसके प्राण हरने किसके ना हरने भैया, ऐसे ही है ना, तो बिल्कुल सही बात है। तो गांधी जी कहते हैं संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी थे, इन विधायिका के इन कानून को बनाने वाली संस्था को क्या थे, ये विरोधी थे कि भैया सब लोगों ने क्या किया, लोगों को चुना और लोगों कहाँ भेज दिया, एक जगह बैठने के लिए भेज दिया। ये क्या करते हैं, ये गप मारते हैं वहाँ जा कर के। इसलिए साथियों गांधी जी ने संसद को क्या कहा, गांधी ने संसद को बांझ महिला कहकर संबोधित किया। संसद को क्या कहा गांधी जी ने, गांधी जी ने संसद को क्या कहा भैया, गांधी जी ने जो संसद को क्या कहा, बांझ महिला कहकर पुकारा, बांझ महिला कहा। किसको, संसद को क्या कहा, बांझ महिला कहकर के किसको पुकारा, संसद को पुकारा। क्वेश्चन पूछता है कि संसद को बांझ महिला किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी कहते हैं कार्लाइल की तरह, जैसे कार्लाइल कहते हैं वैसे प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि संसद को इन्होंने क्या कहा, संसद को बातूनी दुकान कहा और स्वार्थियों की संस्था, पाखंडियों की संस्था कहा। किसने, गांधी जी ने, कार्लाइल की तरह। ठीक है भाई,
इसलिए ये संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी हैं, संसद के काफ़ी विरोधी माने जाते हैं, इन विधायक सांसदों के विरोधी माने जाते हैं। इसलिए भैया आगे चल करके गांधी जी ने ग्राम पंचायतों गठन का विचार दिया और आगे चल कर ग्राम पंचायतों का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है भाई, आगे हम लोग बात करते हैं, ज़रा हम लोग इसे क्या कर दें, रफ कर दें। ठीक है मेरे साथी, चलिए बहुत अच्छे। सत्याग्रह के नियम हो गए, गांधी जी के राज्य पर विचार हो गया। गांधी जी क्या थे, संसदीय प्रजातंत्र के क्या थे, विरोधी थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के क्या थे, विरोधी थे ये। चलिए लिखें भाई, गांधी जी संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी थे। संसदीय प्रजातंत्र क्या थे, विरोधी थे। इसीलिए गांधी जी ने संसद को बांझ महिला कहकर संबोधित किया। बात यहाँ तक क्लियर है। कार्लाइल की तरह गांधी जी भी कहते हैं, कार्लाइल की भांति गांधी जी संसद को बातूनी दुकान और स्वार्थियों एवं पाखंडियों की संस्था कहा। तो कार्लाइल की तरह गांधी जी ने संसद को क्या कहा, बातूनी दुकान कहा, कि गप मारते हैं भाई साहब ये, है ना। और स्वार्थियों एवं पाखंडियों की संस्था कहा है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है साथियों आप लोगों को। तो गांधी जी को संसदीय प्रजातंत्र का विरोधी कहा जाता है। गांधी जी ने संसद को एक बांझ महिला कह करके संबोधित किया है। अरे किया है, नहीं किया है, बिल्कुल किया है मेरे साथी। गांधी जी ने कहा कि भाई जो संसद है, संसद एक ऐसा साधन है जिससे कभी कार्य नहीं होता, यह अनिश्चितता पर आधारित होता है। लिखें, गांधी जी के अनुसार संसद एक ऐसा साधन है जिससे कभी कार्य नहीं होता, जो अनिश्चितता पर आधारित होता है, जो अनिश्चितता पर आधारित
जो अनिश्चितता पर आधारित होता है। तो ये कहा गांधी जी ने। गांधी जी एक नए प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी को न्याय और समानता मिले, यानी कि जो न्याय और समानता पर आधारित हो। यानी गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी एक नए प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें जो न्याय और समानता पर आधारित हो। लिखे भाई, गांधी जी गांधी जी गांधी जी एक नई प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें, यानी कि जो न्याय और समानता पर आधारित हो। समानता पर आधारित हो। गांधी जी एक नए प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जो न्याय और समानता पर क्या हो? आधारित हो। गांधी जी के अनुसार एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जिसमें सभी की भागीदारी हो। गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी लोग भागीदारी करें और सभी लोग मिलकर के शासन का संचालन करें और स्वयं के लिए निर्णय ले सकें। तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी लोग भागीदारी करें और भागीदारी करके सभी लोग शासन का संचालन करें मिल करके। लिखें, गांधी जी ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी लोग भागीदारी करें और शासन का संचालन करें तथा स्वयं निर्णय ले सकें। तो गांधी जी एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी लोग भागीदारी करें और भागीदारी करने के पश्चात शासन का संचालन कर सकें और भाई साहब स्वयं के निर्णय वो ले सकें। गांधी जी कहते हैं कि एक आदर्शवादी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें राजा और रंक में, वकील और भंगी में कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था होनी, यानी कि यूटोपियन विचार, एक ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था। मन ही मन में चल रही है बातें, दिमाग में, जमीनी स्तर पर उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि ऐसा हो, इसका मतलब आदर्शवादी बात चल रही है, आदर्शवाद की बात चल रही है, यूटोपियन विचार की बात चल रही है जो केवल कल्पनाओं में है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था हो
जिसमें राजा और रंक में, वकील और भंगी में कोई अंतर ना हो। लिखे भाई, गांधी जी गांधी जी ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें राजा और रंक में राजा और रंक तथा वकील तथा भंगी, अच्छा जी, वकील और भंगी में कोई अंतर न हो, कोई अंतर ना हो। ये चाहते थे, विचार थे इनके भाई, अपनी कल्पनाओं में ये सोच रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था होगी। लेकिन भैया अम्बेडकर साहब कहते भैया सोचने से कुछ ना होएगा, करना पड़ेगा, हमें कानून के बल पर करना पड़ेगा, कानून के बल पर करना पड़ेगा। इसलिए इनके दोनों के विचारों में मतभेद भी हुआ आगे चल करके, वो हम लोग पढ़ेंगे समय आने पर। ठीक है साथियों। चलिए, तो इन दोनों के विचारों में क्या हुए, मतभेद भी हुए आगे चल करके, वो हम लोग पढ़ेंगे समय आने पर। ठीक है, क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन में गए, तीनों गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर साहब शामिल हुए, उस समय कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, गांधी जी गए थे। तो अम्बेडकर साहब ने जो उस समय की दलितों की जो स्थिति थी, जो SC ST की जो स्थिति थी, जो OBC की स्थिति थी उस समय की, उसको रखा गोलमेज सम्मेलन में। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मैकडॉनल्ड्स रैमसेस मैकडॉनल्ड साहब, उन्होंने अम्बेडकर साहब की बात को माना और दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वहाँ पर घोषणा की थी। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण, एक ऐसे आदर्शवादी समाज चाहते थे, एक आदर्शवादी व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें राजा और रंक में, वकील और भंगी में कोई अंतर ना हो। भाई साहब, ऐसा चाहते थे गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि आदर्शवादी व्यवस्था में राजा तो बना रहेगा, लेकिन राजा जो होगा वह हिंसा रहित होगा, और आदर्शवादी व्यवस्था में राज्य की गतिविधियों को न्यूनतम सीमा तक घटा दिया जाएगा, बहुत कम कर दिया जाएंगे राज्य की सीमा। ठीक है, आदर्शवादियों ने कहा कि अराजकतावादियों ने कहा कि भैया जो गांधी जी हैं, गांधी जी नई व्यवस्था चाहते हैं। जो अराजकतावादी थे, अराजकतावादियों की तरह ही गांधी जी क्या चाहते थे, एक नई व्यवस्था चाहते थे जो सभी के लिए पूर्ण तरीका से स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करे। लिखा भाई, अराजकतावादियों की भांति गांधी जी एक नई व्यवस्था चाहते थे जो पूर्ण स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित हो। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आई होगी। अरे हाँ या ना मेरे साथी, है ना। चलिए,
अगला थोड़ा सा और है अपना, 5-7 मिनट की क्लास और होगी, चैप्टर को ही समाप्त कर देंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आगे बात करते हैं। गांधी जी का हमने राज्य पर विचार देख लिए, गांधी जी के संसदीय प्रजातंत्र के विरोधी थे, ये भी देख लिए। गांधी जी एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें राजा और रंक में, वकील में और भंगी में कोई अंतर ना हो। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी करना चाहते थे जो समानता पर आधारित हो, जो न्याय पर आधारित हो। ठीक है भाई साथियों, इसे रफ करें। उसके बाद देखें गांधी जी का अंतर्राष्ट्रीयवाद पर क्या विचार था। 5-7 मिनट का क्लास है अपनी रह गई है, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि साथियों देखिए आप लोग पूरी तरीक़ा से किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग इस समय गांधी जी की विचारधारा पर बात कर रहे हैं कि गांधी जी किस किस के विरोधी थे, किस किस के समर्थक थे। गांधी जी पूरी तरीक़ा से भैया धर्म के समर्थक थे। उन्होंने सीधे साधी बात कह दी कि यदि मैं भाई साहब, मैं बिना जल के, बिना वायु के जीवित रह सकता हूँ, लेकिन मेरा यदि ईश्वर से विश्वास हटा दिया जाए तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं मृत हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। समझ रहे हैं साथियों मेरी बात। तो गांधी जी ऐसा कह रहे थे। तो गांधी जी राजनीति में धर्म लाना चाहते थे। क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि साथियों उस समय धर्म का अर्थ था कर्तव्य पालन। जो आपके कर्तव्य हैं आप उनको ईमानदारी पूर्वक उनका निर्वहन कीजिए। लेकिन इस समय धर्म का तो अर्थ ही बदल दिया मेरे साथी, इस समय धर्म का अर्थ ही बदल दिया। कोई भी धर्म है इंसानियत सिखाता है, मानवता ही सिखाता है, लेकिन आजकल तो भाई धर्म को कमाने के धंधे बना लिए लोगों ने। अब कार्य करना नहीं है, अब धर्म मतलब कर्मा अर्थ नहीं रहा, और धर्म मतलब धंधा अर्थ रह गया है। तो अर्थ ही बदल गया। ये गांधीवाद नहीं चल रहा है, ये गांधी का मामला नहीं चल रहा है इस समय। तो भैया आप जानते ही हैं क्या चल रहा है ना। कुछ सरकार ऐसी है जो हम लोगों को बिल्कुल सपेरा बना कर रहेंगे, सपेरा बना दिए जाओगे, सपेरा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सांप पकड़े करियो, बीन बीन दुर्मी बीन लगाएगा। क्योंकि शिक्षित वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं कहना चाहूँगा यही भारत सरकार से, अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि आप लोग वैकेंसियों में घपलेबाजी ना करें और टाइम टू टाइम पेपर कराएं, टाइम टू टाइम वैकेंसी दें। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग नौकरियां प्रदान करें। और मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि भैया प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में केवल कुछ ही लोगों का प्रभुत्व है। सरकारी नौकरी केवल 2%, 98% नौकरी प्राइवेट है, और प्राइवेट सेक्टर में प्रभुत्व किसका है? हमारा नहीं है भैया, SC ST OBC का नहीं है। किसका है? आप समझ रहे होंगे, जो मुख से पैदा हुए उनका है, जो मुख से पैदा हुए। भैया मुख में गर्भाशय था क्या? विचार की बात है। ये वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वेद कहते हैं भाई, मैं वेद कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मनु के बारे में पढ़ा, मनुस्मृति। मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि वो कानून की किताब थी, कानून की किताब थी। ठीक है, लिखा भाई गांधी जी का अंतर्राष्ट्रीयवाद पर विचार। गांधी जी का अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार। ठीक है भैया, तो गांधी जी का अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार।
चलिए साथियों, गांधी जी का अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार। गांधी जी जो थे साथियों, गांधी जी राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। गांधी जी राष्ट्रवादी तो थे ही थे भाई साहब, अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। कि गुरु जी कैसे? गांधी जी ने साथियों बलिदान का अर्थ बताया। गांधी जी ने आत्म बलिदान का अर्थ बताया। आत्म बलिदान का उन्होंने अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति समुदाय के लिए और समुदाय जिले के लिए और जिला प्रांत के लिए और प्रांत जो है राष्ट्र के लिए और राष्ट्र संपूर्ण विश्व के लिए बलिदान, राष्ट्र को संपूर्ण विश्व के लिए बलिदान करना चाहिए। यानी कि गांधी जी ने आत्म बलिदान का जो अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को समुदाय के लिए और समुदाय को जिले के लिए और जिले को प्रांत के लिए और प्रांत को राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को संपूर्ण विश्व के लिए बलिदान करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये गांधी जी साथियों हमारे कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति की सेवा के साथ साथ समाज एवं पड़ोसियों की सेवा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है भैया। व्यक्ति की सेवा के साथ साथ समाज और पड़ोसियों की सेवा भी करनी चाहिए व्यक्ति को। बात सही बात है भाई। गांधी जी अंतर्राष्ट्रवाद का सबसे प्रबल पक्षधर माने जाते हैं। गांधी जी किस क्या माने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रवाद के सबसे प्रबल समर्थकों में इनका नाम आता है। ठीक है भाई, चलो लिखें। गांधी जी राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने आत्म बलिदान का अर्थ बताया कि व्यक्ति समुदाय के लिए और समुदाय जिला के लिए तथा जिला प्रांत के लिए और प्रांत राष्ट्र के लिए और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को अंतर्राष्ट्र के लिए बलिदान करना चाहिए। बलिदान करना चाहिए और राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संपूर्ण विश्व के लिए लिख दें को संपूर्ण विश्व के लिए बलिदान करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति की सेवा के साथ साथ समाज और पड़ोस की सेवा भी कर सकता है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति की सेवा के साथ साथ
समाज और पड़ोस की सेवा भी कर सकता है। गांधी जी अंतर्राष्ट्रवाद के सबसे प्रबल समर्थक पक्षधर माने जाते हैं। गांधी जी अहिंसक अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। गांधी जी किस में विश्वास करते हैं भाई? गांधी जी अहिंसक अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास व्यक्त करते हैं। तो गांधी जी अहिंसक अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास व्यक्त करते हैं और विश्व शांति का समर्थन करते हैं और विश्व शांति का समर्थन करते हैं। विश्व शांति का समर्थन करते हैं। गांधी जी सत्य, अहिंसा, विश्व की बंधुत्व की स्थापना करने के लिए गांधी जी सत्य, अहिंसा, गांधी जी सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्वता की स्थापना करने के साथ संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की भांति मानते हैं। संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की भांति मानते हैं। कुल मिला कहना चाहे अंतर्राष्ट्रवाद में भी ये कैसा प्रयोग करना चाहते थे? अहिंसात्मक प्रयोग करना चाहते थे और ये बंधुत्वता की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे। किसमें? अंतर्राष्ट्रवाद में। संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की भांति मानते हैं। तो गांधी जी जो थे, गांधी जी राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने आत्म बलिदान का अर्थ बताया कि व्यक्ति समुदाय के लिए और समुदाय जिला के लिए, जिला प्रांत के लिए, प्रांत राष्ट्र के लिए और राष्ट्र संपूर्ण विश्व के लिए बलिदान करे, बलिदान करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति की सेवा के साथ साथ समाज और पड़ोस की सेवा भी कर सकता है। गांधी जी अहिंसक अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास व्यक्त करते हैं और विश्व शांति का समर्थन करते हैं, यानी कि भाईचारे के द्वारा ही काम करें भैया। गांधी जी सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्वता, विश्व में क्या होनी चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए की स्थापना करने के साथ साथ संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की भांति मानते हैं। ये क्या था भैया? अंतर्राष्ट्रवाद पर इनका विचार था। तो क्लियर साथियों, ये गांधी जी के क्या थे? ये विचार थे। राज्य पर क्या विचार थे? अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार। ये संसदीय प्रजातंत्र के क्या थे? विरोधी थे। ये कैसा समाज चाहते थे? एक आदर्शवादी एक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, इन सब बातों पर हमारी क्या हुई? बातें हुई साथियों। ठीक है भैया। तो गांधी जी के गांधीवादी समाजवाद का जो उपयुक्त नाम है वो क्या है? सर्वोदय है। सर्वोदय का विचार किससे लिया है? गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से लिया है। ठीक है भैया। और गांधी जी धर्म के बड़े समर्थक हैं, राजनीति में धर्म को लाना चाहते हैं। ठीक है, और एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे समाज का, इसमें सबको बराबर हो सबकी मात्रा। ठीक है भैया। तो इन सब बातों पर हमारी बात हुई और हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी हमारी। जब तक के लिए जितने भाई बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग धैर्यपूर्वक क्लास लेते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।